नेक्सा परिवार के मेरे भाइयों और बहनों, सबको सादर नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कंपनी के साथ जो भी अनुभव किया था वो शेयर किया था। आज मेरी इच्छा हुई कि आगे की जो सोच है उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूं, जो कमेटी के साथ, पहले कंपनी के साथ बिताए हुए समय के साथ थी, अब कमेटी के साथ में बिताए हुए समय के साथ में। कमेटी के साथ रहा हूं मैं काफ़ी टाइम से। कमेटी की जो प्लानिंग्स हैं, उनकी क्या सोच रखते हैं, उसके बारे में मैं आज कुछ वीडियोस बना रहा हूं। उसमें काफ़ी सवाल रहते हैं इन्वेस्टर्स के, जिन लोगों ने भी केस किए हैं उन लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, इनके जवाब बिल्कुल देने चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि नेगेटिव वीडियो सुन के या उनके दिमाग का स्वतः ज्ञान होगा तो वो ये सोचते हैं कि यार ये जो कमेटी में आदमी है सब रणबीर जी के आदमी है और उन लोगों के बनाए हुए आदमी है, तो वो कैसे भी रणबीर जी को बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये जो कमेटी है ये बिल्कुल कानूनी रूप से एक रजिस्टर्ड कमेटी है, जिसमें टोटल 28 मेंबर है। इन 21 मेंबर हैं। 21 मेंबर में से एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, एक कोषाध्यक्ष है, बाकी 18 मेंबर है। टोटल 21 आदमी हैं। ये अपने सुविधा अनुसार अपने एरिया में 5-5 आदमी नॉमिनेट करेंगे, तो टोटल जो है ये कमेटी अपनी 126 आदमियों की हो जाएगी। और 126 आदमियों के होने का मतलब ये हो जाएगा कि हर एरिया में, चाहे वो अदर स्टेट में हो चाहे राजस्थान में हो, सब लोग प्रत्येक इन्वेस्टर्स के टच में रहेंगे, ताकि इन्वेस्टर को कोई भी तसल्ली देनी हो कोई है, क्योंकि वो दौर तो अब बीत चुका कि मोबाइल बंद रखना ये वो, क्योंकि वो तो एक अलग दौर था। तो अब सब लोग एक दूसरे के टच में रहेंगे। और किसी को भी ये ऐसा लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, तो आप कमेटी के जो 21 मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट आप मंगवा सकते हैं। फिर आपके पास में जो नज़दीकी होगा उससे आप टच रहिए कि आप किसको नॉमिनेट कर रहे हो, तो वो हो सकता है आपके और नज़दीक का हो। इस तरीके से हम लोग पूरे नेक्सा परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश जो है कमेटी की है। दूसरा ये है कि यार कमेटी की क्या गारंटी है, क्या है कमेटी तो अपने जैसे भूखे नंगे लोग हैं। उसमें वो रणवीर जी बाहर आ जाएंगे, उनको मना कर देंगे तो वो कह देंगे खलास यार हम क्या करें, हमने तो ये सोचा वो सोचा ऐसा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कमेटी को हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो कमेटी गठित हुई है उसमें बहुत सही तरीके से उन लोगों ने एक डिसीजन लिया है। क्योंकि कोई भी आदमी, मैं अगर आपको किसी बात की गारंटी देता हूं तो मैं बैकअप तैयार करता हूं, तो उसकी जो हल्के में नहीं लेनी है उसकी वजह भी 2 वजह मैं आपको बताता हूं। पहला, इस बार कमेटी ने रणवीर जी सुभाष जी के परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया है और उनसे ये आश्वासन लिया है कि जैसे ही सुभाष और रणवीर बाहर आएंगे तो वो अगर किसी बात में मुकरते हैं तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो परिवार वालों ने साफ कहा है कि रणवीर और सुभाष जिस दिन धोलेरा गए थे उनके पास कुछ नहीं था। आज जितना भी सामान है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब इन्वेस्टर्स की है। पहले इन्वेस्टर्स का हिसाब होगा, उसके बाद जो बचेगी वो रणवीर और सुभाष की होगी। लेकिन फिर भी कमेटी भरोसा नहीं करना चाहती इतना आश्वासन मिलने के बाद में। तो फिर कमेटी क्या चाहती है? कमेटी चाहती है कि कुछ जमीन जिनका पेमेंट कंपनी द्वारा हो गया था लेकिन वो कंपनी के नाम नहीं हुई, कमेटी वो जमीन अपने नाम करवा रही है। ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उसी बेस पे कंपनी अपने आप को मजबूत समझ रही है और गारंटियां जो केस उठा रहे हैं उनको ये गारंटी दे रही है कि आप लोग आइए, आपको जमीन चाहिए। अभी हम लोग केस तो नहीं दे सकते, केस तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जमीन की गारंटी आपका जितना बनता है उतना वो आप जमीन लीजिए। और जब रणवीर सुभाष बात आते हैं तो आप उनको रीसेल करिए या जैसे भी जो भी, फिर तो कमेटी का वो नहीं रह जाएगा कि भाई जो हमने जमीन दे दी तो अब जमीन नहीं देंगे। क्योंकि उनकी सलाह से अगर रणवीर जी वो पैसे के मैनेज करके पैसा देना चाहते हैं तो आप उसको रिटर्न करके जैसे भी मैनेज कर लीजिए। और यही मैं आपको वजह बता रहा हूं कि कमेटी किसी को भ्रमित नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कहता कैसे उठाओ ही आप, वो आपके विवेक पे है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कमेटी भ्रमित कर रही है, ऐसा नहीं है। कमेटी के पास में कुछ सामान है इसीलिए वो गारंटी दे रही है। और जो जमीन है अब जितनी भी होगी, क्योंकि रणवीर जी ने भी बोला है कि जो भी हिसाब होगा वो कमेटी के थ्रू ही होगा। और जितनी जमीन अभी आप जितनी कमेटी के नाम हो सकती है वो ठीक है, बाकी आते हैं तो बाकी जो भी जमीन है वो पूरा कमेटी के हिसाब से ही सबका हिसाब होगा। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि जो लोग नजदीकी हैं रणवीर जी के, सुभाष जी के, वो तो अपना हिसाब ले जाएंगे, बाकी हम लोग जो दूर दूर के हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, हमको कौन पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कमेटी इसी प्लानिंग पे काम कर रही है
और कमेटी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे किसी का हिसाब पूरा भी नहीं होगा और उसका नियम अनुसार हिसाब भी होता रहेगा, जिससे क्या होगा कि हम सब लोग अंत तक संगठित रहेंगे। किसी को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाई किसी का हिसाब हो गया वो तो चला गया। नहीं, कंपनी की प्लानिंग है कि लास्ट तक जिस तरीके से कंपनी बंद हुई थी उस दिन जो प्रोग्राम हुआ था वैसा ही प्रोग्राम हम लोग बैठ के धोलेरा में अपनी कंपनी में एक दोबारा से नए सिरे से करें। वहीं पे सब लोग हंसी खुशी से बैठे हैं, मिलने सब, ऐसी कमेटी की प्लानिंग है। अब ये इन्वेस्टर पूछते हैं कि यार ऐसा क्या है कंपनी के पास में, ये लोग तो पैसा खा गए ये वो, तो कंपनी के पास में कितनी तो संपत्ति है, कितनी देनदारी है। दोस्तों हम लोग बहुत लकी थे, चाहे आज सुभाष जी रणवीर जी को कितना भी दोस्त हैं, हम लोग बहुत लकी थे कि रणवीर जी सुभाष जी ने एक एक पैसा जो है वो सही जगह पर लगाया। इतने ही हम भाग्यशाली। और कंपनी के पास में अभी भी 1300 बीघा के लगभग 1300 बीघा जमीन है और अगर वहां की 1 बीघा जमीन 1960 गज की बैठती है। अगर 4000 से भी अगर अपन लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1300 करोड़ 1250 करोड़ के आसपास ये जमीन बैठती है। उसमें वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूं जो गोवा में होटल रिसोर्ट वगैरह की चर्चा होती है, लीजिंग की होती है और भी कई जगह इन्होंने प्रॉपर्टी, हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं। हम सिर्फ धोलेरा में जितनी जमीन है नेक्सा की, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और जो पुलिस रिकॉर्ड में है कि 932 करोड़ की देनदारी है कंपनी पे 932 करोड़ की देनदारी है। नरेश जी तो कई बार कहते हैं, क्योंकि उनको वहां का बहुत अनुभव है, वो कहते हैं कि अगर इस सारी जमीन को हम बेचते हैं तो ये 2200 करोड़ की है। लेकिन अगर हम मोटा मोट 4000 के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट करते हैं तब भी ये 1250-1300 करोड़ रुपए की जमीन बैठती है। तो फिर ये उठता है कि यार यूट्यूब में बार बार जो है ये नेगेटिव वीडियोस क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है। देखो ये तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं क्यों आते हैं, सबको अपने अपने हिसाब से जो टच में उसको तो मालूम है क्यों आते हैं। लेकिन मेरा एक अंदेशा है कि एक वीडियो आया था रणवीर जी का अरेस्ट होने के बाद, अरेस्ट होने से कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि मैंने 40-45 करोड़ रुपए कुछ लोगों को दिए हैं, यानी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं या उनको दिए हैं। और वो हिसाब जब वो बाहर आएंगे तो वो अपने आप लेंगे, वो उनका काम है। लेकिन वो देनदारी में से निश्चित रूप से कम होते हैं। आज 932 की है तो वो 890 करोड़ की ही देनदारी रहती है। इतनी कैलकुलेशन हम सबको आती है। हो सकता है उन लोगों को ये हो, जैसे मैं मेरे ऊपर लेता हूं कि मैंने पहले भी कंपनी से पैसा कमाया और 2 करोड़ मेरे अकाउंट में आ गया, मैं क्यों चाहूंगा कि रणवीर बाहर आए। ये मैं मेरा अंदेशा व्यक्त कर रहा हूं, बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से ये है। और इसका सही आकलन हो पाएगा जब रणवीर जी बाहर आएंगे तब। अब ये है कि भाई इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से देता हूं कि दोस्तों आरबीआई का भी नियम है कि चाहे सरकारी बैंक है चाहे कोई भी बैंक है जो आरबीआई की गाइडलाइन में काम करता है, उसकी अगर वो क्रैश हो जाता है, घाटे में चला जाता है, तो उसकी भी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मान लीजिए लाख की, अगर उसने 20 लाख 25 लाख, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को तो पूरा पैसा मिलेगा। उसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। वैसे ही लिमिटेड कंपनियों की भी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर वो नुकसान में गई तो 10,000 रुपए प्रत्येक इन्वेस्टर्स को मिलेगा, चाहे उसने 30 लाख 20 लाख जितना भी जो भी कर सका है। अगर कोई आदमी फ्रॉड करना चाहता तो वो ये प्रमाणित करने की कोशिश करता कि सर मैं तो घाटे में चला गया। जो कंपनीज होती हैं जो फ्रॉड करती हैं उनको ये होता है कि भाई मैं घाटे में चला गया। वो हर इन्वेस्टर को 10-10 हजार रुपए देगा, खलास अपना पेट छुटाएगा सबसे, अब वो इन्वेस्टर होता रहे। लेकिन रणवीर जी और सुभाष जी का परिवार ये बहुत बार ये बात कह चुका है कि ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की है। बाकी अभी सहारा का बहुत आ रहा है, अभी सहारा का है, पर्ल का है, बहुत सी कंपनियां आप लोग अगर गूगल में चेक करोगे तो लाखों कंपनियां हैं, रोज होती हैं, हजारों कंपनियां फ्रॉड होती हैं। किसी की कोई चर्चा नहीं होती, ना इन्वेस्टर को पैसा मिलता है। और ये सच्चाई है, इसको आप अपने दिमाग से सोचो कि मेरे कहने से या किसी दूसरे के कहने से, इस पर विचार कर लेना। या इसको फिर ऐसे ले लेते हैं जैसे मैंने केस कर रखा है, मेरे को कमेटी बोलती है केस उठाइए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं जमीन की ये वो, तो मैं कहता हूं मैं तो नहीं उठाऊंगा। तो फिर कमेटी क्या करे, फिर कमेटी ये तो ये बोले कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं केस उठाने के लिए, आप हमको गारंटी दो कि आप केस करो, आपको मैं दूंगा। तो आप चेक दो, आप जमीन की गारंटी दो, फिर हम और केस करते हैं। हम भी तो बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, हम केस करते हैं। अब उससे में पता चल जाएगा कि कमेटी उस पर क्या एक्शन लेती है और मैं जो नेगेटिव वीडियो बना रहा हूं मैं क्या एक्शन लेता हूं, मैं उसका जवाब किस तरीके से देता हूं। इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं
कई लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी की है। लास्ट में जब पूरा विश्वास हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बिजनेस ऑटो मोड पे आ गया था, सब लोगों को ये हो गया था कि यार अपना पैसा कहीं नहीं जाएगा, तो उन लोगों ने बड़ी बेवकूफ़ी से पैसा लगाया। बहुत से लोगों ने लोन पे ये वो करके, अभी वो सब आप लोगों को मालूम है, तो उनकी समस्याओं को कृपया समझने की कोशिश करें। और कमेटी जो भी मदद मांगती है उसको जितना हो सके अपना काम छोड़ के भी चाहे करना पड़े, चाहे आर्थिक रूप से मदद करनी हो, समय की मदद करनी हो, कमेटी को मोटिवेट कीजिए। कमेटी जिंदा है, हम लोग जिंदा हैं। कमेटी में कुछ ऐसे आदमी हैं, अब मैं नाम अलग अलग नहीं लूंगा क्योंकि वो कोई ये सोचेगा मेरा नाम नहीं लिया, इतने डेडिकेटेड हैं कि आप उनके चेहरे को देखोगे तो ये लगेगा कि यार क्या है ये, लेकिन वो तभी लगेगा जब हम लोग अपने दिमाग, दिल और विवेक से सोचेंगे। इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेटी की पूरी मदद कीजिए। अपना पैसा है, अब ले पाते हैं या नहीं ये अपने ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरे हिसाब से जब जिसको हमने पैसा दिया वो देना चाह रहा है, और हमारे जो पैसे हैं वो हम लेना नहीं जानते या लेना नहीं चाह रहे, ये सब आप लोगों को सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।